हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पीएस क्लासेस पर। तो दोस्तों, यदि आप इस वर्ष कक्षा 11 में अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी अर्थात एएमयू में एडमिशन लेना चाहते हैं या फिर जामिया मिल्लिया यूनिवर्सिटी दिल्ली में एडमिशन लेना चाहते हैं या बनारस विश्वविद्यालय बनारस हिंदू विश्वविद्यालय अगर शॉर्ट में बोलूँ तो बीएचयू में एडमिशन लेना चाहते हैं, तो ये आज का वीडियो लेक्चर आपके लिए बहुत ही विशेष होने वाला है स्टूडेंट। ठीक है, क्योंकि आज के इस वीडियो लेक्चर में मैं आपको बताऊंगा कि आपके एंट्रेंस एप्लीकेशन फॉर्म कब से भरे जाने हैं। ठीक है, और साथ ही साथ बताऊंगा कि आपका एंट्रेंस क्वालिफाई करने के लिए आपको सबसे बेस्ट बुक कौन सी रहेगी जिसको पढ़ने के बाद ज़्यादातर बच्चे एएमयू के लिए सिलेक्ट किए जाते हैं। और सबसे खुशी की बात तो बच्चों ये रहेगी कि मैं उस बुक का A to Z सिलेबस, ठीक है, मैं आपको इस चैनल पे बिल्कुल A to Z कराऊंगा स्टूडेंट। ठीक है, चलिए आइए शुरू करते हैं वीडियो लेक्चर को और सब समझते हैं, पूरी प्रक्रिया को समझते हैं बारी बारी से। ठीक है, सबसे पहले हम बात करते हैं बेटा एएमयू के लिए। किसके लिए बेटा? अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के लिए। तो देखिए स्टूडेंट, सबसे पहले देखिए अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी अर्थात एएमयू ने अपनी साइट पर 1 अप्रैल को नोटिस जारी किया था। उसमें कहा था कि कक्षा 11 के लिए, ठीक है, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के लिए एग्जाम एंट्रेंस एप्लीकेशन फॉर्म जो 15 अप्रैल से फिल किए जाएंगे। ध्यान कर बात समझिए मेरी बात को, मैं कहना चाह रहा हूँ अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी अर्थात एएमयू ने 1 अप्रैल को अपनी साइट पर ये नोटिस डाला कि 15 अप्रैल 2021 से, ठीक है, एंट्रेंस एप्लीकेशन फॉर्म भरे जाएंगे स्टूडेंट। ठीक है, आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, लेकिन हुआ क्या स्टूडेंट, जैसे अभी 15 दिन का गैप था, 1 अप्रैल में नोटिस डाला, 15 अप्रैल डेट घोषित की स्टूडेंट। ठीक है, तो ये जो 15 दिन का गैप था स्टूडेंट, ठीक है, इसमें हुआ ये कि बेटा कोविड-19 के केसेस, कोविड-19 कोरोना वायरस आप अच्छी तरह जानते हैं, ठीक है, इसके केसेस इतनी तेजी से इंक्रीज हुए ताकि जिसके चलते यूनिवर्सिटी के जो प्राचार्य रहे होंगे स्टूडेंट, ठीक है, यानी जो वरिष्ठ वहाँ के अध्यापक रहेंगे, उन्होंने उस नोटिस को वहाँ पर अपनी साइट से कैंसिल कर दिया। अर्थात कहने का मतलब ये था जो आपके एंट्रेंस फॉर्म 15 अप्रैल से भरे जाने थे, ठीक है, उसको उन्होंने वहाँ से डिलीट कर दिया। कारण साफ था, बढ़ता हुआ कोविड-19 का संक्रमण स्टूडेंट। ठीक है, लेकिन अब ये माना ही जा रहा है स्टूडेंट, आज की जो ताज़ा डेट है अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की साइट से वो ये है कि अब देखिए डॉक्टरों का भी ये मानना है कि जो कोविड-19 के जो केसेस हैं लगभग 15 से 20 मई तक पीक वैल्यू पर रहेंगे। ठीक है, यानी कहने का मतलब ये है कि जो कोविड-19 की दूसरी वेव चल रही है इसकी जो पीक वैल्यू रहेगी वो 15 से 20 मई तक रहेगी और 20 मई के बाद ये ग्राफ मतलब कोविड-19 के केसेस क्या हो जाएगा बेटा, कम आने शुरू हो जाएंगे। ठीक है, ऐसा डॉक्टरों का मानना है स्टूडेंट। ठीक है, लेकिन अगर ऐसा हुआ, यानी आपके कोविड-19 के केसेस अगर 20 मई के बाद कम आना शुरू हुए, ठीक है, तो आप ये निश्चित मान लें कि आपकी एंट्रेंस की जो डेट आएगी, ठीक है, एप्लीकेशन फॉर्म भरने की जो डेट आएगी वो आपकी जून के पहले सप्ताह में आएगी। जून के पहले सप्ताह में ही डेट आएगी। लेकिन याद रखें, कारण से आपको एक बात जरूर याद रखनी है कि अगर कोविड-19 के केसेस 15-20 मई के बाद, ठीक है, 15 मई तो आज है स्टूडेंट, ठीक है, अभी 5 दिन इसके अभी 20 में और भी है स्टूडेंट, ठीक है, तो अगर ग्राफ इसका डाउन होता है तो आपके निश्चित ही एग्जामिनेशन फॉर्म भरने की डेट जो आएगी, एंट्रेंस एप्लीकेशन फॉर्म भरने की जो डेट रहेगी वो क्या रहेगी बेटा, जून के पहले सप्ताह में आपको साइट पर मिल जाएगी। ठीक है, तो अब ये तो रही बेटा, बिल्कुल एक बात और मैं बताता चलूँ, देखिए अगर डेट आगे भी बढ़ी, ठीक है, 1 जून यानी जून के पहले सप्ताह से अगर ये डेट आगे गई, ठीक है, तो आपका ये तो पक्का पता आपको, ठीक है, पिछले साल भी कोविड-19 आया था, ठीक है, भले ही वो काफ़ी दिनों तक चला था स्टूडेंट, ठीक है, और अभी भी चल रहा है, ठीक है, लेकिन एंट्रेंस तो तब भी हुआ था, ठीक है, और मैं इस बार अब भी बताता एक बात आपको बताता रहूँ, ठीक है, कि एंट्रेंस एग्जामिनेशन फॉर्म, ठीक है, एंट्रेंस एप्लीकेशन फॉर्म आपके इस बार भी भरे जाएंगे, अर्थात आपको एंट्रेंस आपकी बार भी आपको देने मिलेगा। ठीक है, तो इस मेरा सबसे मेन कहने का मतलब ये है कि आपकी तैयारी जो है, ठीक है, उसको बिल्कुल भी स्लो ना होने दें। ठीक है, कंटिन्यू तैयारी करते रहें। ठीक है, अगर जून के पहले सप्ताह में डेट नहीं आई तो हो सकता है कि 15 जून तक आपकी 100% डेट आ जाएगी एंट्रेंस एप्लीकेशन फॉर्म भरने के लिए। तो अब 15 जून में भी अब ज़्यादा समय नहीं है स्टूडेंट। ठीक है, तो अब ऐसे में बात यह है कि आपकी जो तैयारी है उसको कंटिन्यू करते रहना चाहिए आपको। ठीक है, क्योंकि बेटा अगर आपकी डेट आई और एग्जाम यूनिवर्सिटी ने एग्जाम जल्दी करा लिया तो इतने कम समय में आप इतना सिलेबस है एएमयू के 11वीं क्लास के लिए कि उसको कंट्रोल करना आपके लिए मुश्किल हो जाएगा। इसलिए अपनी तैयारी बिल्कुल भी मत रोकिए स्टूडेंट। ठीक है, जो तैयारी कर रहे हैं एएमयू के लिए, जो बच्चे एएमयू की तैयारी कर रहे हैं उसको करते रहिए, जो जामिया के लिए तैयारी कर रहे हैं उसको भी कंटिन्यू करते रहिए, और जो बीएचयू के लिए कर रहे हैं उसको भी बिल्कुल करते रहिए स्टूडेंट। ठीक है, ये बात पक्का है कि आपका एंट्रेंस
एप्लीकेशन फॉर्म अब जल्द ही आने वाले हैं स्टूडेंट, ठीक करके, और अपनी तैयारी बिल्कुल स्पेशली से लगाएं, ठीक है। अब बात आती है कि अधिकांश बच्चे पूछते हैं कि सर हम कौन सी बुक से तैयारी करें जो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के लिए सबसे ज़्यादा बेस्ट हो, ठीक है। तो देखिए मैं आपको बता रहा हूँ और आपने सुना भी होगा अपने सीनियर से, ठीक है। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी अर्थात AMU के लिए एंट्रेंस के लिए कक्षा 11 के एंट्रेंस के लिए सबसे बेस्ट बुक मानी जाती है द कॉन्सेप्टम की। किसकी मानी जाती है बेटा? द कॉन्सेप्टम की मानी जाती है, ठीक है स्टूडेंट। देखिए मैंने लिख भी रखा है द कॉन्सेप्टम, ठीक है, और मैं लिखा बुक सॉल्यूशन। और देखिए बेटा सबसे अच्छी बात यह है कि मैं इस बुक का, देखिए मैं आपको इसका प्रिंट दिखाना चाहता हूं। देखिए द कॉन्सेप्टम, देख कुछ इस टाइप की। देखिए एक बात याद रखें स्टूडेंट, ठीक है, इसका जो मेन पृष्ठ है, इसका जो मेन पेज है, ठीक है, देखिए आप ध्यान से देखें, ये लिखा है बिल्कुल साफ द कॉन्सेप्टम। तो ये जो मेन पृष्ठ है, ठीक है, ये बेटा हर साल चेंज होता रहता है, हर साल चेंज होता है। आप सोचें कि हमारे पास तो ऐसी बुक नहीं है, ठीक है, यानी आप ये इसका जो फ्रंट पेज है ये कैसा भी हो सकता है, लेकिन अंदर के अगर मैं सिलेबस की बात करूंगा या क्वेश्चन की बात करूंगा स्टूडेंट, ठीक है, तो आपको सारी बुकों में सेम ही नजर आएंगे, ये मेरी गारंटी है आप लोगों को, ठीक है। जैसे जैसे हर साल बीतता है तो ये मैंने फ्रंट को इसको चेंज कर दिया जाता है स्टूडेंट, ठीक है। तो अभी किसी बार ऐसी ये वाली बुक है तो उससे तैयारी करें, या इसका प्रिंट अगर दूसरा है, ठीक है, इससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, लेकिन अंदर जो सवाल होंगे बेटा वो सब सेम ही सवाल होने वाले हैं स्टूडेंट, ठीक है। तो इस बात को याद रखें, सबसे बेस्ट बुक रहेगी आपकी AMU के लिए द कॉन्सेप्ट है। इसको पढ़ेंगे, इसको पढ़ने के बाद ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट AMU के लिए सेलेक्ट किए जाते हैं हर साल स्टूडेंट, ठीक है। और सबसे अच्छी बात यह रहेगी कि मैं इस बुक का द कॉन्सेप्ट वाली जो बुक है इसका पूरा सोल्यूशन A to Z सोल्यूशन में अपने चैनल पर कराऊंगा स्टूडेंट, ठीक है। तो जिसमें आज के सिलेक्शन में, ठीक है, आज के इस लेक्चर में जैसे इसमें आप दिखाना चाहूँगा आपको, पहला लेसन है आपका मैथमेटिक्स से ले रहा हूँ, पहला पोर्शन इसका मैथमेटिक्स में, जैसे कि आपने देखा होगा संख्या पद्धति अर्थात नंबर सिस्टम, ठीक है। आज के लेक्चर से ही मैं नंबर सिस्टम को स्टार्ट कर रहा हूँ, और नंबर सिस्टम को स्टार्ट करने के बाद जिसके अंदर कितने सवाल है मैं आपको बता देता हूँ। देखिए आपके 75 इसके अंदर सवाल हैं, टोटल सवाल कितने हैं, पहला अध्याय संख्या पद्धति, इसके अंदर 75 यानी 75 सवाल हैं, ठीक है। जिसमें आज के लेक्चर में मैं कुछ क्वेश्चनों को अटेंड कर रहा हूं, और ऐसी छोटे छोटे वीडियो बनाएंगे, वो पूरी किताब को बिल्कुल A to Z सोल्यूशन में आप लोगों को अपने चैनल पर कराऊंगा द कॉन्सेप्ट। इस बात को याद रखें, अगर AMU में एडमिशन लेना चाहते हैं तो द कॉन्सेप्टम बुक का रिविजन जरूर करें, इसको जरूर पढ़ें, ठीक है। और अब कहीं दूसरे चैनल पर जाने की आवश्यकता है नहीं, क्योंकि मैं बता रहा हूँ कि मैं इसका पूरा सोल्यूशन A to Z आप लोगों को कराने वाला हूँ, ठीक है। बिना घर बैठे, बिना कोचिंग जाए, बिल्कुल निश्चिंत होकर के मेरे साथ पढ़ते रहिए, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपका सिलेक्शन 100% होगा स्टूडेंट, ठीक है। तो आइए शुरू करते हैं लेक्चर को। और देखिए समय बचाने के लिए कुछ क्वेश्चन आपकी जो पहली जो एक्सरसाइज है, ठीक है, वो मैंने पहली एक्सरसाइज, ठीक है, संख्या पद्धति, जैसे आप देखें नंबर सिस्टम से, तो देखिए मैंने लगभग कितने 8 क्वेश्चन मैंने यहाँ पे नोट कर रखे हैं, और मैं इनका सबका बारी बारी से आपको सॉल्यूशन समझाऊंगा। ये सारे क्वेश्चन जिन पे कॉन्सेप्टम की बुक है, ठीक है, नहीं है तो वो खरीद लें, ठीक है, और जिस पे है चाहे वो मैच कर सकते हैं। A to Z में बिल्कुल यही सिलेबस आपको कराने वाला हूँ स्टूडेंट, ठीक है। तो पहला चैप्टर रहेगा संख्या पद्धति, पहले चैप्टर का पहले सवाल से सवाल नंबर 8 तक, ठीक है। और अब ये इनको कराने के बाद मैं आगे भी कराऊंगा, अभी ऐसा नहीं है कि मैं यहीं पर स्टॉप कर दूंगा लेक्चर को, आगे भी कराऊंगा। तो पहले देखिए मैं इनको समझाता हूँ। समय बचाने के लिए मैंने किया क्या, इन सवालों को यहाँ पे नोट करके लिख लिया है, ताकि वीडियो ज़्यादा लेंथी ना पहुँच सके। चलिए शुरू करते हैं स्टूडेंट। देखिए पहले मैं बुक से पढ़ के सुनाता हूँ। देखिए पहला सवाल है, यदि भाग एल्गोरिथम, ठीक है, यदि भाग एल्गोरिथम A = BQ प्लस R में A दे रखा है आपको 72, B = 9, Q = 8 दे रखा है, तो R की वैल्यू क्या होगी, ठीक है। देखिए मैं इसका सोल्यूशन करा रहा हूँ, आपको ध्यान से समझें। देखिए पहला सवाल यही है, ध्यान से समझें। देखिए क्या है, यदि भाग एल्गोरिथम, ठीक है, A बराबर BQ प्लस R में A बराबर 72, B बराबर क्या आपका 9, Q बराबर क्या आपका 8 है, तो R की वैल्यू क्या होगी। आपको ऑब्जेक्टिव टाइप के रूप में क्वेश्चन सेलेक्ट करना है, क्या 8 होगा मान R का, या 7 होगा, 0 होगा, या 9 होगा। देखिए सोल्व करते हैं। देखिए पहले जो इसका जो रिलेशन दे रखा है पहले इसको लिखिए, क्या दिया, देखिए उन्होंने दिया, यदि आपको बेटा ये आपको गिवन है, सॉल्यूशन है इसका पहले सवाल का, है ना, A बराबर है BQ प्लस R, ठीक है, A बराबर BQ प्लस R, फार्मूला आएगा भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल, ठीक है। जैसा कि आप लोगों को 10th क्लास में पढ़ा होगा यूक्लिड विभाजन लाइमा, ठीक है, उसमें ये उसी का स्टेटमेंट है। तो देखिए हमें उससे मतलब नहीं है, तो फिलहाल जो वैल्यू दी है उसको रखिए और R की वैल्यू यहाँ से निकालिए। तो देखिए A की वैल्यू आपको दे रखी स्टैंड 72, कितना दे रखा है बेटा आपको 72 दे रखा। B का वैल्यू डालिए, B का वैल्यू आपको दे रखा स्टैंड 9, ठीक है। अच्छा Q का मान डालिए बेटा, Q का मान कितना रखा आपको 8, Q का मान रखा 8 प्लस R, ठीक है स्टूडेंट, ये 72 हो जाएगा।
अच्छा, इसकी इससे मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये भी 72 हो जाएगा स्टूडेंट। जब ये 72 हो जाएगा तो प्लस आर, ठीक है स्टूडेंट। अब इधर आकर माइनस का हो जाएगा तो ये जाएगा 72 माइनस 72 बराबर क्या रहेगा बेटा आपका आर रह गया। 72 से 72 को घटाएंगे तो आपका कितना बचेगा, आपका 0 बचेगा। कितना बचेगा, 0। यानी कहने का तात्पर्य मेरा बेटा ये है कि आर की जो वैल्यू होगी वो क्या होगी, 0 होगी। यानी इसके अंदर ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल आपका राइट होगा। कौन सा ऑप्शन बेटा, सी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट है। उम्मीद करता हूं कि बेटा ये आपको सवाल अच्छे से समझ में आया होगा, ठीक है। अच्छा, बात करते हैं दूसरे क्वेश्चन की। दूसरा क्वेश्चन क्या है, एक कौन सी संख्या है, एक यानी 1 कौन सी संख्या है। ऑप्शन देखिए, अभाज्य संख्या, भाज्य, सहभाज्य या कोई नहीं, ठीक है। चलिए मैं इसके बारे में आपको समझाता हूँ इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा, क्यों सही होगा। तो अब देखिए ये आपको समझ में आ गया होगा। मैं इसको रब कर रहा हूँ, हर सवाल का बारी बारी से और इसी प्रकार से पूरी बुक का सोल्यूशन मैं आपको कराऊंगा स्टार्ट, ठीक है। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में कहा गया एक क्या है, 1 के बारे में कहा गया कौन सी संख्या होगी। देखिए सबसे पहला ऑप्शन है भाज्य संख्या। तो भाज्य संख्या क्या होती है बेटा, जिसके फैक्टर 2 से ज्यादा हों, जिसके फैक्टर 2 से ज्यादा हों। जैसे मान लीजिए मैं लेता हूँ 4 को लिख सकता हूँ 2 इंटू 2 इंटू 1, 2 2 जा 4, 4 1 जा 4। आयो क्वेश्चन में आ रहा होगा। या मान लीजिए 6 लीजिए, ठीक है, 2 3 जा 6 इंटू 6। अब देखिए यहाँ पे जो 6 के फैक्टर आ रहे हैं वो कितने आ रहे हैं बेटे, 1 2 3 फैक्टर आ रहे हैं। कितने फैक्टर आ रहे हैं, 3। अच्छा 1 2 3 3 फैक्टर यहाँ पर आ रहे हैं। तो कहने का मतलब ये है कि 4 भी भाज्य संख्या है, 6 भी भाज्य संख्या है, ठीक है। अच्छा तो बात कर, हाँ ये भाज्य की मैंने बात बताई है, केवल भाज्य की बताइए। ऑप्शन में इसका क्या है, पहले अभाज्य है तो मैंने भाज्य संख्या बताएंगे। भाज्य संख्याओं के हमेशा 2 से ज्यादा फैक्टर होते हैं, ठीक है। यानी कि भाज्य वाली बात हो गई, यानी बी ऑप्शन वाली। अब इसमें इसने एक के बारे में बात कही है, लेकिन मैं ऑप्शनों से समझा रहा हूँ कि इसको कैसे अच्छे से समझेंगे स्टार्टिंग में। तो 1 सेकंड में आंसर बता दूंगा, लेकिन आपका कॉन्सेप्ट अगर क्लियर हो गया तो फिर कोई दिक्कत नहीं रहेगी आपके साथ, ठीक है। तो ये जो 4 6 10 12 9 यानी ये जो संख्या होती है सब भाज्य संख्या है, यानी इनके 3 से ज्यादा फैक्टर होते हैं या 3 फैक्टर होते हैं। बात करते हैं अभाज्य की, बात करते हैं अभाज्य। अभाज्य संख्या क्या होती है, देखिए अभाज्य संख्या वे संख्या होती है बेटा जिनके केवल 2 फैक्टर होते हैं, जिनके केवल 2 फैक्टर होते हैं, एक तो स्वयं और दूसरा 1। या दूसरे शब्दों में कहूं तो अभाज्य संख्या वे संख्या होती हैं जो एक तो अपने आप से डिवाइड होती हैं और वो 1 से डिवाइड होती हैं। जैसे मान लीजिए 2, तो 2 को अगर मैं डिवाइड करूं, देखिए 2 तो एक तो अपने आप से डिवाइड होगा और एक से डिवाइड होगा। इसी प्रकार से आप देख लीजिए 3 को, ठीक है। तो 3 जो होगा बट एक तो ये 3 अपने आप से डिवाइड होगा और एक इससे डिवाइड होगा। तो कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे 2 क्या है, अभाज्य संख्या है। 2 क्या है, अभाज्य। याद रखना 2 एक ऐसी अभाज्य संख्या है जो सबसे छोटी सम संख्या भी है, सबसे छोटी सम संख्या भी है और सबसे छोटी अभाज्य संख्या भी है। कौन, 2, ठीक है। अच्छा तो ये बात है अभाज्य संख्याओं की। किसकी बात रही बेटा, अभाज्य संख्या की। यानी 2 क्या है आपकी, 2 और 3 दोनों क्या है, अभाज्य संख्या है, ठीक है। अभी मैं ऑप्शन पर नहीं आ रहा हूँ, यानी जो उसका क्वेश्चन है उस पर नहीं पहुंचा हूँ। इन्हें एक के बारे में बात करी है, लेकिन उससे पहले मैं ऑप्शनों को समझा रहा हूँ। अब बात करते हैं इसका तीसरा ऑप्शन क्या है बेटा, सहभाज्य। तो आपको समझ में आया होगा, यानी भाज्य संख्याओं के 3 गुणनखंड होते हैं, 3 से ज्यादा गुणनखंड होते हैं, लेकिन अभाज्य संख्याओं के केवल 2 गुणनखंड होते हैं, एक तो ये खुद और दूसरा 1। अब देखिए एक गुणनखंड इसका 3 तो खुद भी संख्या है, दूसरा 1 तो देखिए सभी में रहने वाला है और दूसरा क्या होगा, दूसरा वो खुद वो संख्या होती है। जैसे मान लीजिए एक और समझाता हूँ, जैसे मान लीजिए 7, तो देखिए 7 की बात करता हूँ तो एक फैक्टर तो इसका 7 रहेगा, दूसरा क्या रहेगा आपका, इसका 1 रहेगा आपका, यानी 7 1 जा 7। बात समझ आ रही है। तो ये भी अभाज्य संख्या है, ठीक है। अच्छा सहभाज्य क्या होती है, सहभाज्य संख्या बेटा ऐसी संख्या होती है जिनका मासा 1 होता है, जिसका HCF 1 होता है। देखिए मैं यहाँ पे समझाने का प्रयास करता हूँ सहभाज्य के लिए, ठीक है। जैसे मान लीजिए मैंने लिखा 4 और 5, 4 और 5 सहभाज्य संख्या है। अब देखिए 4 के फैक्टर होंगे 2 गुणा 2 गुणा 1, 5 के फैक्टर 5 गुणा 1, ठीक है स्टूडेंट। अब देखिए इसमें कॉमन क्या आ रहा है, इसमें कॉमन आ रहा है 1। क्या आ रहा है बेटा, कॉमन आ रहा है इसके अंदर 1 कॉमन आ रहा है। क्या आ रहा है बेटा, 1 कॉमन आ रहा है। तो जब 1 कॉमन आ रहा है, ठीक है, यानी कॉमन फैक्टर, यानी जो कॉमन फैक्टर होता है वही क्या होता है आपका, इसका मासा होता है। यानी जो कॉमन होता है वही तो क्या होता है, इसका एलसीएम होता है, सॉरी HCF होता है, ठीक है स्टूडेंट। तो कहने का मतलब ये कॉमन, इसमें क्या आ रहा है, 1 कॉमन आ रहा है। तो ये 1 कॉमन आ रहा है तो 4 और 5 क्या है, 4 और 5 का जो पेयर होगा ये क्या कहलाएगा, सहभाज्य संख्या कहलाएगा। क्या कहलाएगा, यानी सहभाज्य संख्या ऐसी संख्या होती है 2 या 2 से अधिक ऐसी संख्याएं जिनका केवल एक उभयनिष्ठ गुणनखंड हो और वो क्या हो, 1 हो, ठीक है। वो संख्या कहलाती है सहभाज्य संख्या कहलाती है, ठीक है। तो अब देखिए, तो ये बात रही आपकी भाज्य, अभाज्य और सहभाज्य, ठीक है। अब बात इसके अंदर देखिए 1 की। अब देखिए मेन मुद्दा ये है, अब जो 1 है, देखिए 1 है इसके अंदर, वो 1 है यहाँ पे विषम संख्या। क्या है बेटा, विषम संख्या। क्योंकि देखिए 1 यानी इस चीज को भी फॉलो नहीं कर रहा,
एक इस चीज़ को भी फॉलो नहीं कर रहा और जो एक है वो इस चीज़ को भी फॉलो नहीं कर रहा, क्योंकि यहाँ पे मैंने आपको एक एग्जांपल देकर बताया कि भाज्य संख्या के 3 या 3 से ज़्यादा फैक्टर होते हैं, अभाज्य संख्या के 2 या 2 से ज़्यादा फैक्टर होते हैं, ठीक है। और सहभाज्य का फैक्टर नहीं देखे जाते, उनके हमें कॉमन फैक्टर देखना पड़ता है। कॉमन फैक्टर अगर बना रहा है तो वो दोनों नंबर क्या कहलाते हैं, आपके सहभाज्य संख्या कहलाते हैं। लेकिन यहाँ पे नंबर लिया है ऑप्शन में, ये बन लिया है, ठीक है, बन को पूछा है, तो देखिए बन के फैक्टर करता हूँ तो बन बन जब बन, ये दोनों फैक्टर सेम ही आने वाले, यानी ऐसे लिखने का इसका कोई भी इससे हम फायदा इस चीज़ से नहीं होने वाला। 2 फैक्टर आएंगे, दोनों रहेंगे तो उसी संख्या है जैसे। आगे क्वेश्चन में आ रहा है, तो ना तो ये अभाज्य है बन, ठीक है, ना ही ये भाज्य है और ना ही ये सहभाज्य है। तो आप सोचोगे फिर ये कौन है, तो ये बेटा एक विषम संख्या है, यानी एक क्या होती है, विषम संख्या होती है। अब देखिए विषम संख्या इसके अंदर ऑप्शन में दिया नहीं है, विषम संख्या इसके अंदर ऑप्शन में दिया नहीं है, और जब नहीं दिया तो इसका कौन सा ऑप्शन ठीक होगा, कोई नहीं, यानी इसका डी ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा। और इसके अंदर कहीं आपको दिया होता क्या, विषम संख्या अगर लिख रहा होता है स्टूडेंट, ठीक है, तो आपका वो राइट ऑप्शन आपका राइट होता, लेकिन इसका ऑप्शन दिया अभाज्य, भाज्य, सहभाज्य और कोई नहीं। तो भाज्य मैंने बताया आपको क्या होते हैं, इस टाइप की संख्याएं होती हैं जिनके 3 या 3 से ज़्यादा फैक्टर होते हैं। अभाज्य मैंने बताया जिनके 2 फैक्टर होते हैं, एक तो खुद नंबर होता है, दूसरा 1 होता है, ठीक है। और सहभाज्य के लिए मैंने बताया ऐसी 2 या 2 से ज़्यादा ऐसी संख्या होती है जिनका उभयनिष्ठ गुणनखंड 1 होता है, याद रखना उभयनिष्ठ गुणनखंड 1 होता है, ठीक है। आगे क्वेश्चन आ रहा है, अब देखिए ऐसा इसमें तो कुछ है नहीं, और एक है क्या, एक है विषम संख्या। ये जो एक है बेटा क्या आपकी है, ये विषम संख्या है, दिस इज ऑड नंबर, विषम संख्या। अब देखिए विषम संख्या है स्टैंड, ठीक है, तो विषम संख्या इसके अंदर है, कहीं ऑप्शन में दिया नहीं है, तो इसका मतलब क्या, कोई नहीं है। इसका जो ऑप्शन है ये डी वाला ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा, ये ऑप्शन आपके बिल्कुल गलत होंगे, ABC वाले, डी ऑप्शन आपका राइट होगा, ठीक है स्टैंड। अच्छा क्वेश्चन नंबर 3 में देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 है यूक्लिड एल्गोरिथम का प्रयोग करने के क्रम में, जब हम यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम यूज करते हैं, आपने 10th क्लास में पढ़ा होगा, मैं अभी डिस्कस भी करूंगा स्टैंड, ठीक है। जब शेषफल शून्य आता है, जिस क्रम में शेषफल शून्य आता है, तब उस चरण का भाजक कहलाता है। देखिए मैंने इसके ऑप्शन इसके आगे लिखे हैं, ए पे आपको दिया है, ए नंबर पे आपको दिया है स्टूडेंट, ए पे दिया आपको मासा, बी पे दिया लासा, सी पे दिया भाज्य और अब डी पे दिया भाजक। देखिए मैं इसको अच्छे से समझाने का प्रयास करता हूँ, क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है आपसे। देखिए क्वेश्चन स्टैंड आपसे कहना चाह रहा है कि अगर हम यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का यूज करें, ठीक है, तो जिस क्रम में शेषफल आपका शून्य आता है, ठीक है, तो उस चरण वाला क्या भाजक क्या कहलाता है। देखिए मैं आपको एग्जाम्पल दे रहा हूँ, मान लीजिए मेरे पास 2 पूर्णांक हैं, मान लीजिए मैंने लिया 24 लिया, ठीक है स्टैंड, और मान लीजिए मैंने एक यहाँ पे ले लिया 5, चलो 5 की जगह मान लीजिए मैंने लिखा है यहाँ पे, मैं यहाँ पे मान लीजिए 10 लिख लेता हूँ, ठीक है। मैंने 2 संख्या ले ली यहाँ पे, कौन कौन सी, एक तो ली 24 और एक ली दूसरी 10, ठीक है। अब मैं करता क्या हूँ, इसमें करना क्या होता है कि ये नंबर तो बड़ा है, ये नंबर छोटा है, तो जब छोटे नंबर से बड़े नंबर को बेटा भाग कर रहे हैं भाग, ठीक है। जब भाग करेंगे, अभी बिल्कुल ऑप्शन समझ में आएगा, पहले इसको समझिए कॉन्सेप्ट क्या है। जब मैं इसे भाग करूँगा तो 10 दूनी कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा, ठीक है। अब मैं इसको घटाऊंगा तो ये शेषफल कितना आ रहा है बेटा, 10 आ रहा है, यानी आपका जो शेषफल आ रहा है, आर का जो मान आ रहा है वो 10 आ रहा है, क्या आ रहा है, 10 आ रहा है। और अब ये 10 आ रहा है, 0 तो नहीं आ रहा, यानी ये जो भाजक है, ठीक है, जिससे मैं 10 से भाग कर, सॉरी ये 24 है, कितना बेटा 24, ठीक है, तो ये 20 आएगा, ठीक है। और जब इसको घटाएंगे तो यहाँ रहेगा, सॉरी माफ कीजिए गलती हुई, ये वो आपका 4 बचा, आपका कितना बचा 4, यानी 10 से जब मैंने इसको भाग किया इसको 24 को, तो 10 दूनी 20 हो गया, घटाने के बाद आपका कितना बचा, 4 बचा, ठीक है। जब ये 4 बचा तो अभी आर का मान 0 नहीं आया, और यहाँ पे यही कहा है यूक्लिड एल्गोरिथम का प्रयोग करने के क्रम में, ठीक है, जब शेषफल शून्य आता है, तो शेषफल तो अभी शून्य आया नहीं है, आपको समझ में आ रहा है, शेषफल तो शून्य अभी आया नहीं है, ठीक है। तब उस चरण का भाजक, यानी भाजक, ये जो आपका भाजक यहाँ पे दिया है, यहाँ पे तो फिलहाल में तो ये भाजक है, ठीक है। भाजक क्या कहलाएगा, मासा कहलाएगा, लासा कहलाएगा, भाज्य कहलाएगा, अभाज्य। तो मैं तो पक्का बता रहा हूँ कि मासा कहलाएगा, क्या कहलाएगा, मासा, ठीक है। लेकिन मैं आपको और समझाता हूँ, देखिए अब मैं क्या करता हूँ, फिर से क्या लगाऊंगा इसके अंदर, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का फिर लगाऊंगा, यानी अब मैं जो आप शेषफल था उसको मैंने भाजक बना दिया, क्या बना दिया, भाजक बना दिया, और जो पहले भाजक था उसको मैंने क्या बना दिया, भाज्य बना दिया, यानी यहाँ पे मैंने 10 उतार लिया। ध्यान से समझें, इनका जो डिफरेंस था वो ये आ गया, और ये जो 10 था बेटा वो आपका ये आ गया, ठीक है। अब मैं 10 से भाग लगा, 10 को जब भाग लगाऊंगा 4 से, 4 दूनी 8 हो जाएगा, कितना हो जाएगा बेटा 8, इसको इससे घटाएंगे कितने बचेंगे 2। अब देखिए इस केस में भी आर का मान क्या आ रहा है, आर का मान क्या आ रहा है बेटा 2 आ रहा है, ठीक है। आर का मान कितना आ रहा है, 2 आ रहा है, यानी 0 का बराबर नहीं आ रहा, जो इसने कहा है शेषफल शून्य कहा, तो शेषफल तो अभी शून्य आया नहीं है, तो इसको और आगे बढ़ाना पड़ेगा हम लोगों को। तो अब हम 2 से भाग लगाएंगे इसको 4 को,
ठीक है। जब मैं इसको भाग को लगाऊंगा तो जो पहले अब ये भाजक था, ठीक है, अब भाजक क्या बन गया, भाज्य बन गया, ठीक है, और इसका जो शेषफल था वो क्या बन जाएगा, आपका भाजक बन गया। ये आपका क्या, अब ये भाजक है, क्या ये भाजक है, ठीक है। अब देखिए स्टूडेंट, अब समझ में आएगा आपको सवाल। तो 2 दूनी 4, जब मैंने घटाया तो आपका शेषफल कितना आ गया, यानी आर आपका कितना आ रहा है, 0 आ रहा है। तो इसमें यही कहा गया है कि जब हम यूक्लिड भाजन प्रमेय लगाते हैं, जब शेषफल 0 आता है, जब शेषफल 0 आता है तब उस चरण का भाजक, यानी अब भाजक कौन है, अब भाजक 2 है, यानी 2 से भाग करने पर शेषफल 0 आया है, ठीक है। तो उस चरण का भाजक कहलाता है क्या, मासा कहलाएगा, लासा, यानी 2 जो है 2 इस 24 का और 10 का लासा होगा, मासा होगा, भाज्य होगा या भाजक होगा, ये बताना आप लोगों को, ठीक है। तो याद रखना कि ये जो 2 है, ये जो 2 है वो इस 24 का और 10 का क्या है, वो एचसीएफ है, अर्थात क्या है, वो मासा कहलाएगा, क्या कहलाएगा, यानी इसका ए ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा। अब देखिए मैं इसको बताता हूँ कि ये कैसे ठीक है। देखिए नंबर था आपके पास 24, एक तो 24 था, फैक्टर करिए 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 1, ये 24 के फैक्टर हो गए स्टूडेंट, ठीक है। दूसरी संख्या आपकी 10 है, कितनी है बेटा, 10, देखिए 2 गुणा 5 गुणा 1, ऐसे तो लिख पाएंगे इसको, ठीक है। इसमें कॉमन फैक्टर देखिए, कॉमन फैक्टर यानी उभयनिष्ठ गुणनफल, ठीक है। अब देखिए एक तो पेयर आपके पास ये बना, 2 का पेयर बना, अब 5 नीचे है तो ऊपर नहीं है, 3 ऊपर है 3 नीचे नहीं है, लेकिन ये बन का पेयर तो बनेगा, यानी बन का पेयर तो सभी बनना है। तो अब ये जो आपका कौन फैक्टर होता है, यही क्या कहलाता है, आपका मासा कहलाता है, क्या कहलाता है, ये मासा कहलाता है। तो कितना है, 2 आ गया, यानी कितना आ गया, देखिए 2 और 2 ही, देखो बेटा आपका ये लिखा है, क्वेश्चन आ रहा होगा। यानी कहने का मतलब मेरा ये है कि जब हम 2 पूर्णांकों पर यूक्लिड भाजन प्रमेयिका का यूज करते हैं, यानी यूक्लिड एल्गोरिथम का यूज करते हैं, तो भाग करने पर जब आपका 0 आएगा, ठीक है, 0 आएगा, शेषफल जब 0 होगा तो उस चरण का जो भाजक होगा, क्या होगा, भाजक, वो क्या कहलाएगा, आपका मासा कहलाएगा। आयोग क्वेश्चन में आ रहा होगा, आयोग क्वेश्चन में आया होगा अच्छे से। तो इसका जो ऑप्शन ठीक होगा वो कौन सा होगा, मासा, क्या होगा, मासा, बिल्कुल राइट आंसर रहेगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 4 पर। उम्मीद करता हूँ कि क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। तो फिर से बात कर रहा हूँ, जब 2 पूर्णांकों में यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका लगाएंगे, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम लगाते हैं, ठीक है, इस प्रक्रिया को जब अपनाते हैं, जब आर का मान 0 आएगा तो उस चरण का जो भाजक होता है वो क्या कहलाता है, आपका मासा कहलाता है। वो मैंने आपको देखिए समझा हुआ है बीच, ठीक है। अच्छा चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या देखिए, ए और बी सहवाज्य संख्याएं कहलाती हैं यदि, देखिए 2 संख्याएं हैं, चौथा ए और बी सहवाज्य संख्याएं कहलाते हैं यदि, ठीक है। मेरे कहने का मतलब ये 2 संख्याएं ए और बी, जैसे मैंने अभी 24 और 10 लिया, 2 संख्या मेरे पास हैं, ठीक है, ये सहवाज्य कहलाएंगी कब, उसके लिए केस है जब उनका मासा 0 हो। मासा 0 बिल्कुल गलत ऑप्शन है, मासा 0 बिल्कुल गलत ऑप्शन है। सहवाज्य कब कहलाती है, मैंने आपको पढ़ाया था, सहवाज्य जब कहलाती है जब मासा 1 होता है, ठीक है, ठीक है। अब आगे लिखा मासा 0, अभी तो ए बी लासा 1, ये गलत, बिल्कुल, ये भी बिल्कुल गलत, ठीक है। अच्छा आगे देखते हैं इसका सी ऑप्शन। सी ऑप्शन देखिए क्या है, सी ऑप्शन में दिया है ए कोमा बी मासा 1, हाँ ये बिल्कुल राइट है, ये बिल्कुल राइट है। यानी ए और बी अगर 2 संख्याएं हैं, ठीक है, और वो सहवाज्य जब कहलाएंगे जब उनका मासा क्या होगा, 1 होगा, यानी उनका मासा क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए, ठीक है। यानी देखिए मैं फिर से मैं अपने एग्जाम्पल को फिर से रिपीट कर रहा हूँ, सहवाज्य संख्या कैसे इसको ठीक कहा गया है, ठीक है। यानी 2 संख्याएं सहवाज्य कब कहलाती हैं, 2 संख्याएं सहवाज्य जब कहलाती है जब उनका मासा 1 होता है। जैसे मान लीजिए ए और बी है, ए कोमा बी, ए का मान मैंने मान लिया 4, बी का मान मैंने मान लिया 5, आपको क्वेश्चन में आ रहा है, ये बी का मान है और ये मैंने कह दिया ये ए का मान है। अब 4 के फैक्टर देखिए 2 गुणा 2 गुणा 1, 5 के फैक्टर देखिए स्टैंड, तो 5 गुणा 1, एक तो सभी का फैक्टर होता है स्टैंड, ठीक है। अब इसमें कॉमन फैक्टर क्या आ रहा है, इसमें कॉमन फैक्टर देखिए, कॉमन फैक्टर कितना आ रहा है, ये आ रहा है 1। जब ये कॉमन फैक्टर 1 आ रहा है तो यही क्या है आपका बेटा, एचसीएफ यानी मासा, हिंदी में बोलो तो क्या ये मासा है, किस किस का, ये है 4 का और 5 का, यानी 4 का और 5 का जो मासा वो कितना, 1 है। अगर ये 4 और 5 का मासा 1 है तो 4 और 5 जो कहलाएंगे सहवाज्य संख्याएं कहलाएंगी। और देखिए यहाँ पे यही बात कही थी, ए और बी सहवाज्य संख्या कहलाते हैं यदि उनका क्या हो, मासा 1 हो, क्या हो बेटा, मासा 1 होना चाहिए, ठीक है। आप अच्छे समझ में आया होगा, 2 संख्याएं सहवाज्य जब कहलाती हैं जब उनका मासा 1 होता है, ठीक है स्टूडेंट। चलिए आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, यदि P एक अभाज्य संख्या है, यदि P एक क्या है, अभाज्य संख्या है, तब वर्गमूल P होगा, यानी P है एक अभाज्य संख्या। अब अभाज्य संख्या में देखिए कौन कौन संख्या आती है, अभाज्य में 2 भी आता है, 3 भी आता है,
5 भी आता है, 7 भी आता है, 11 भी आता है, 13 भी आता है, ठीक है, और भी आगे आती है, ठीक है। तो पी का मान इनमें से कुछ भी हो सकता है। तो आपसे पूछा है कि ये वर्गमूल पी क्या होगा, आपसे पूछा बेटा वर्गमूल पी क्या होगा, ये आपसे पूछा गया है। चलिए मैं देखो पी की जगह पहले 2 लिख रहा हूँ, पी की जगह क्या लिख रहा हूँ बेटा, 2 को लिख रहा हूँ। अब ये वर्गमूल 2 क्या है, ये आपने 10th में पढ़ा, वर्गमूल 2 क्या है, ये रैशनल नंबर है, अर्थात ये अपरिमेय संख्या है। क्या बेटा, अपरिमेय। अगर पी का मान आप 3 रखोगे तो 3 रख लीजिए, तो अब ये भी क्या बेटा आपकी अपरिमेय संख्या है। क्या बेटा, अपरिमेय संख्या। तो इसमें कौन सा ऑप्शन ठीक होगा बेटा, आपका जो ये ऑप्शन ए नंबर पे है, क्या है, अपरिमेय संख्या, यानी वर्गमूल पी क्या होगा आपका, अपरिमेय संख्या होगा, जैसे मैंने एग्जाम्पल आपको देकर के समझाया स्टूडेंट, ठीक है। तो पी को क्या कहा था, एक अभाज्य संख्या कहा था। अभाज्य संख्या मैंने एग्जाम्पल दे दिया 2, 3, 5 इस टाइप से, है ना। तो किसी को भी आकर देख लीजिए, वर्गमूल के अंदर आएगा इन नंबरों में से, केवल अभाज्य संख्या के लिए मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये कहलाएगी आपकी अपरिमेय संख्या कहलाएगी। उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर 6 की बात करता हूँ। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, वर्गमूल 3 बटा वर्गमूल 12, ठीक है। देखिए इसको हम कैसे लिखे, इन्होंने फिर इसी चीज को कैसे लिखा, या का मतलब है इसी चीज को उन्होंने ऐसे लिखा, ठीक है। देखिए मैं बता रहा हूँ आपको कैसे लिखा इस चीज को। अधिकांश बच्चे यहाँ पे गलती कर जाते हैं, इसको अपरिमेय लगा देते हैं, जबकि ये परिमेय है, जबकि ये क्या है, इसका ऑप्शन जो राइट आएगा वो परिमेय राइट आएगा, ठीक है। वर्गमूल देखते ही बच्चे क्या करते हैं, अपरिमेय टिक कर देते हैं, वो गलत हो जाता है। समझे, देखिए क्वेश्चन ने आपको कहा है वर्गमूल 3 अपॉन वर्गमूल 12, ये दिया है। देखिए मैं आपको समझाने का प्रयास करता हूँ, इसको कैसे लिख सकते हैं। देखिए समझे, ये वर्गमूल 3 ऐसे रहने दीजिए, ठीक है स्टैंड। अच्छा ये वर्गमूल कितना 12, तो 12 को लिख सकता हूँ मैं 4 गुणा 3, 4 पे 12, कोई दिक्कत नहीं है। मैं आपको और समझाता हूँ। देखिए ये वर्गमूल 3 आपका फिर से ऐसे रहा स्टैंड, ठीक है। अच्छा इस 4 को, इस 4 क्या 2 का वर्ग है, ये 2 बन के बाहर निकल जाएगा। ये जो वर्गमूल 3 है वो आपका ऐसे रह जाएगा, यानी ये 4 2 का वर्ग है, तो ये 2 बन के बाहर निकल गया, वर्गमूल ऐसे रह गया आपका। ये वर्गमूल किस पर है, 3 पर रहेगा। अब वर्गमूल 3 से 3 इस टाइप से कट जाएगा स्टूडेंट, ठीक है। तो आपका क्या बचेगा, ये 1 बटा, ऊपर से बचा 1 और नीचे से बचा ये आपका 2। अब देखिए अब 1 बटा 2 क्या है, परिमेय है क्या अपरिमेय, इस बात की बात करते हैं। तो 1 बटा 2 क्या परिमेय संख्या है, क्यों परिमेय संख्या की डेफिनेशन क्या आती है, जिनको हम पी बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकें, पी बाई क्यू की फॉर्म में लिख सकें। और क्यू परिमेय संख्या के लिए कभी भी क्यू इज नॉट इक्वल 0, यानी क्यू का मान 0 नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे से क्यू का मान कितना आ रहा है, 2 आ रहा है। अभी क्वेश्चन में आ रहा है स्टूडेंट, ठीक है। कहने का मतलब ये है कि वर्गमूल 3 बटा वर्गमूल 12 सोल्व करने पर जब आएंगे तो आपका 1 बटा 2 आ जाएगा। और यहाँ पे दिया भी है, देखिए ध्यान से, कहाँ गया ऑप्शन, क्वेश्चन कहाँ गया, ये वर्गमूल 3 बटे 12 या वर्गमूल 2√3, ठीक है, या 1 बटा 2 है। एक क्या पूर्णांक नहीं, अपरिमेय नहीं, परिमेय संख्या, दिस इज राइट, यानी सी ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट है, सी ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट है। क्योंकि जब इसको सोल्व करते हैं तो 1 बटा 2 आता है जो पी बाई क्यू की फॉर्म में, और क्यू कभी भी परिमेय संख्या के लिए क्यू का मान 0 नहीं होता। तो यहाँ पे क्यू का मान कितना आ रहा है, 2, कोई दिक्कत नहीं है। अभी प्रश्न में आ रहा है, तो ये क्या है, एक परिमेय संख्या है, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन नंबर 7 की बात कर लें। क्वेश्चन नंबर देखिए 7 क्या है, 3 प्लस वर्गमूल 3 है, 3 प्लस वर्गमूल 3 है। ऑप्शन आगे लिखे पूर्ण संख्या, पूर्णांक, परिमेय संख्या या अपरिमेय संख्या। तो इसका जो राइट आंसर है डी ऑप्शन है राइट आंसर। कौन सा, अपरिमेय संख्या। कैसे होती है देखिए मैं आपको समझा रहा हूँ। 3 प्लस वर्गमूल 3 को हम क्या बोलते हैं, अपरिमेय संख्या क्यों कहते हैं स्टूडेंट, ठीक है। तो अपरिमेय संख्या की पहली परिभाषा तो ये है जिन्हें हम पी बाई क्यू की फॉर्म में नहीं लिख सकते। अपरिमेय संख्या वही तो होती हैं जिनको हम पी बाई क्यू की फॉर्म में नहीं लिख सकते। लेकिन नंबर आपको दिया कितना, 3 प्लस वर्गमूल 3, ठीक है। इसको पूछा गया है कि ये परिमेय है या अपरिमेय। देखिए ये क्या है आपकी, ये तो पक्का पता है, ये तो पक्का पता है, मैंने बताया क्या ये अपरिमेय है, क्या है, अपरिमेय, ठीक है, यानी इरेशनल नंबर है, ठीक है, अपरिमेय, ठीक है। अब अपरिमेय कौन जुड़ गया है, और 3 क्या परिमेय है, 3 क्या है परिमेय, 3 क्या है बेटा परिमेय, क्यों 3 बटे 1 मान सकता हूँ। लेकिन ये जो 3 है ये अपरिमेय के साथ जुड़ा हुआ है, इस बात को नोट करिए। ये जो 3 है परिमेय, ये किसके साथ है, ये इसका जोड़ किसके साथ है, अपरिमेय के साथ है, ठीक है। तो कहने का तात्पर्य मेरा ये कि जब हम किसी अपरिमेय संख्या के साथ कोई परिमेय संख्या जोड़ें या घटाएं, जोड़ें या घटाएं या उसकी गुणा करें स्टूडेंट, ठीक है, तो हमेशा याद रखना उसका जो आंसर होता है और वो हमेशा अपरिमेय संख्या ही होता है। एक बार फिर समझें, वर्गमूल 3 अपरिमेय है जबकि ये क्या परिमेय है ना। तो परिमेय को किसके साथ जोड़ा गया, अपरिमेय के साथ जोड़ा गया। तो यार मैं बता रहा हूँ कि जब भी अपरिमेय संख्या के साथ किसी परिमेय संख्या को जोड़ते हैं या घटाते हैं या गुणा करते हैं या भाग करते हैं तो उसका आंसर हमेशा और हमेशा अपरिमेय ही होता है। तो यानी कहने वाला है 3 प्लस वर्गमूल 3 ये क्या है, ये अपरिमेय संख्या, यानी इसका डी ऑप्शन बिल्कुल राइट है स्टूडेंट, ठीक है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की। क्वेश्चन नंबर 8 है, किसी पूर्णांक m के लिए, किसी पूर्णांक m के लिए, ठीक है, प्रत्येक समपूर्णांक का रूप होगा, m का रूप होगा,
m+1 होगा, 2m होगा या 2m+1 होगा, सब कुछ अभी पता चल जाएगा। बहुत अच्छा सवाल है और ये कई बार एग्जाम में पूछा भी गया है स्टूडेंट, ठीक है। यानी देखिए पूर्णांक क्या होते हैं, देखिए किसी पूर्णांक m, अब m को क्या कहा, पूर्णांक कहा है। अब m पूर्णांक तो आपके धनात्मक में देखो पूर्णांक 0, ठीक है, ये प्लस का 1, प्लस का 2, प्लस का 3 और आगे जाता रहेगा। इसी प्रकार से माइनस के 1, माइनस का 2, माइनस का 3 और इधर भी आता रहेगा, ठीक है। तो मुझे माइनस वाले से तो मतलब नहीं है, यानी माइनस के 2 3 से मुझे मतलब माइनस के 1 से, माइनस के 2 से, माइनस के 1 से मुझे मतलब नहीं है स्टूडेंट, ठीक है। मुझे वैल्यू कौन सी लेनी है, प्लस का 2 भी ले सकता हूँ मैं, प्लस का 3 भी ले सकता हूँ, प्लस का 1 भी ले सकता हूँ स्टूडेंट, ठीक है। इसमें मैं बात करूँगा तो m के जो मान हम संभवतः मान है वो क्या मान है, प्लस 1 2 3 4, ठीक है। अच्छा अब कैसे चेक कर लें, इसमें सम का रूप कौन सा होगा, ये हो सम होगा, ये होगा या ये होगा। चलिए पहले ए ऑप्शन को चेक करते हैं। किसे चेक करने बेटा, ए पे क्या दिया आपको बेटा, ये m दिया है। अब देखिए एक की अगर मैं m का मान 1 लिखता हूँ, क्या लिखता हूँ 1, m बराबर तो ये 1 हो गया, तो 1 क्या आपकी विषम संख्या है। क्या संख्या बेटा, ये आपकी विषम है। आपको समझा ना। और इन्हें पूछा किसके लिए, सम के लिए पूछा है। क्या पूछा बेटा, सम के लिए। यानी m कोई पूर्णांक है, पूर्णांक नेगेटिव भी होते हैं पॉजिटिव भी होते हैं, तो नेगेटिव से तो फिलहाल मतलब ही नहीं है, हमें किससे मतलब है, पॉजिटिव से मतलब है। पॉजिटिव में 1 2 3 4 इस टाइप की है ना। तो अगर मैं ये पहला के चेक करता हूँ ये वाला, तो m मैंने a बराबर m लिया और m का मान कितना 1, तो 1 रखने पर तो ये सम आ गया। और इसने कई बात किसके लिए करी है, सम पूर्णांक का रूप, सम की बात करी है, तो ये क्या विषम, ये तो ऑप्शन आपका बिल्कुल गलत हो गया स्टूडेंट, ठीक है। बात करते हैं m+1, किसकी बात करते हैं बेटा, बी ऑप्शन है इसका m+1, ठीक है। m की जगह अगर मैं 1 लिखता हूँ, क्या लिखता हूँ 1, तो हो जाएगा बेटा आपका 1+1 बराबर कितना आ गया, 2 आ गया। यानी ये तो सम है, ये तो सम है। लेकिन मुझे आगे भी तो चेक करना पड़ेगा। आगे चेक करिए, m बराबर 2 पर चेक करिए, m बराबर 2 पर चेक करता हूँ, यानी m बराबर मैं कितना लिखने वाला हूँ, 2 लिखने वाला हूँ, तो चेक करूँगा तो हो जाएगा 2+1, यानी m की जगह कितना आ गया 2 प्लस का 1, ये पहले सही है, तो कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। और 3 फिर क्या आ गया आपका, विषम आ गया, क्या बेटा ये आपका विषम संख्या आ गई। और जब विषम आ गई तो इसका ये भी ऑप्शन बिल्कुल गलत हो गया स्टूडेंट, ठीक है। यानी इन बन के लिए तो इन्हें 100 करा के सम आया, लेकिन हमने जब 2 रख करके देखा तो इसका मान कितना आ गया, 3 आ गया m+1 का। तो जब 3 आ गया तो विषम हो गया, यानी ये ऑप्शन भी गलत है। चेक करते हैं 2m को, किसको बेटा, सी ऑप्शन दिया इसका 2m। अब देखिए इसमें m बराबर 1 देखिए, m बराबर कितना रखेंगे 1, तो 1 रखूंगा 2 गुणा 1 कितना आ गया, 2 आ गया। क्या है ये, सम है। क्या बेटा, सम है। अच्छा देखिए m का मान फिर से मैंने क्या रखा, m का मान बताया 1 2 3 पे चेक करना मुझे, तो इसमें जब m की जगह मैं 1 रख रहा हूँ, 2m है, इसी ऑप्शन में 1 रखूंगा, 2 1 2 सम आ गया। अच्छा m बराबर में कितना लिखूंगा, 2 लिखूंगा, तो ये जब मैं 2 लिखूंगा तो यहाँ देखिए यहीं पे समझा देता हूँ मैं 2, तो 2 दूनी कितना हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, यानी ये भी सम है। आपको समझ में आ रहा होगा। अगर मैं यहाँ पे 3 लिखता हूँ, m का मान कितना लिखता हूँ 3, जब मैं 3 लिखूंगा यहाँ पे m की जगह, तो 3 दूनी कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। यानी कहने का मतलब ये है कि 2m वाले केस में m का मान में 1 2 3 4 5 6 7 कुछ भी रख लूँ, लेकिन मुझे फाइनली आंसर क्या मिलेगा, एक सम संख्या ही मिलेगी। तो इन्हें सम पूर्णांक के लिए कहा है, अर्थात मुझे एक सम पूर्णांक मिला, तो यानी इसका ये ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा स्टूडेंट, ठीक है, इसका ये ऑप्शन राइट होगा, ठीक है स्टूडेंट। अच्छा तो स्टूडेंट देखिए आज का ये वीडियो लेक्चर यहीं पे स्टॉप करते हैं, क्योंकि इससे आगे जो सवाल है स्टूडेंट, ठीक है, क्योंकि ये वीडियो भी काफ़ी लेंथी हो गया स्टूडेंट, ठीक है, लेकिन आगे से जब सोल्व करेंगे इसके आगे के सवालों को, ठीक है, तो फेस टू फेस आपके सामने लिखेंगे, हाथ इसको समझाएंगे स्टूडेंट, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि स्टूडेंट कि ये लेक्चर आपको अच्छे समझ में आया होगा स्टूडेंट, और लेक्चर आपको अच्छा लगा स्टूडेंट, ठीक है, तो अब इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और ये मैंने आपको समझाने का प्रयास किया, ठीक है। तो अब मिलेंगे अगले वीडियो में स्टूडेंट। अगर चाहते हैं कि आप ये कॉन्सेप्ट टर्म वाली बुक का पूरा सॉल्यूशन इसी प्रकार से देखना चाहते हैं स्टूडेंट, ठीक है, तो प्लीज़ अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और आपके एंट्रेंस को लेकर के जो इन्फॉर्मेशन होगी मैं आपको सबसे पहले दूंगा, और इस मेरी इन्फॉर्मेशन सबसे पहले पाने के लिए आप लोगों को मेरा चैनल सब्सक्राइब करना पड़ेगा और बेल आइकन का बटन भी दबा लीजिए स्टूडेंट, ठीक है। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।